हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं आपके विज्ञान डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पर आपका जो है खासकर आप जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, बाकी आप शिक्षक भर्ती के लिए आगामी यूपी टेट और अदर स्टेट की टीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि विज्ञान है तो आप वीडियो के लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए। मैंने बोला आपका वीडियो का जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, मैंने अपडेट कर दिया है जो है चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो है पार्ट 1 और 2 में हमने जो विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो 50 सवालों के बारे में हम बात किए थे। 51 से 100 तिलगोत्तरीय इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। ये फिलहाल पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 होगा आपका जो है। तो देखते हैं इसमें 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 51 नंबर सवाल वो क्या कहता है। लिखा हुआ है कि अश्वशक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है। मतलब आप जब हॉर्स पावर की बात करते हैं तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है। इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा जानते चले इसमें जो है। तो अगर मैं बात करूँ अश्वशक्ति को लेकर के तो ये सामर्थ्य का मात्रक होता है, पावर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं पावर। तो सामर्थ्य का जो मात्रक है वो अश्वशक्ति होता है। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े इंजन होते हैं, रेल इंजनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो शक्ति या जो सामर्थ्य की जो बात होती है वो अश्वशक्ति में मापी जाती है। ठीक है, कि इतने हार्स पावर का इंजन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सवाल है वन लाइनर में आपका। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर 9 × 10⁻³ जूल ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। इस डेटा को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 9 × 10⁻³ जूल। आगे देख लेते हैं इसमें 53 नंबर सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर जो है उस निर्भर करती है। चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं जो है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, इसका जो है अगर मैं बात करूँ पीडीएफ फाइल को लेकर के तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करिएगा। एमसीक्यूज वन लाइनर में इसी से रिलेटेड ऐसे ही या और क्वेश्चंस आपको जो है उनकी जो पीडीएफ फाइल है वो देखने को आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं गणित पढ़ा रहा हूँ और साइंस भी जो है पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी सब चल रहा है पैरेलली वहाँ पे। तो आप लोग अनअकैडमी पर भी जाना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी दी हुई है। 54 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। जब मैं लेक्चर ले रहा था तो यांत्रिक लाभ जब मैं बता रहा था आपका उत्तोलकों को लेकर के, सरल मशीन, उसमें मैंने बताया था यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, जिसको आप MA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए MA मैंने लिखा हुआ है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो यांत्रिक लाभ होता है भौतिकी व इंजीनियरिंग में किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल और उस पर लगाए गए बल के अनुपात को आप यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर और फार्मूला जो मैंने बताया था वो आपका इंग्लिश में मैंने लिखा था कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा डिवाइडेड बाय भार भुजा। ये लिखा हुआ है जो यहाँ पर, या फिर एक लाइन में आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उठाए गए बोझ तथा लगाए गए बल की निष्पत्ति को आप क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में, ऐसे भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं। जब मैंने उत्तोलक बताया था तो वहाँ पर अच्छी तरीके से जो है हम उसको बात किए थे यांत्रिक लाभ को लेकर के। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिसमें सिस्टोलिथ पाया जाता है। 2 पौधों के नाम लिखिए जिसमें सिस्टोलिथ, तो रबर है और बरगद है कि वृक्षों की पत्तियों में सिस्टोलिथ पाया जाता है। अब सिस्टोलिथ क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि रोगों के खिलाफ पौधों का जो प्राकृतिक बचाव होता है वही आपका सिस्टोलिथ कहलाता है, सिस्टोलिथ कहलाता है। ठीक है, तो आप ये भी जानें साथ में कि सिस्टोलिथ होता क्या है। रबर और बरगद की वृक्षों की पत्तियों में बाकी देखने को मिलता है। 56 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम कौन से अमीनो अम्ल के आनुवंशिक कूट का पता लगाया गया था। सर्वप्रथम फिनाइल एलाइनिन के आनुवंशिक कूट, यू करके लिखा हुआ आनुवंशिक कूट। कूटबद्ध कैसे करते हैं आप जो है, जब आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपने कहा ना इस कूट को ऐसे बताइए जो है ABC आपका ऐसे है तो इसको आपका कैसे होगा। तो उस समय जो सब सर्वप्रथम जो था अमीनो अम्ल को आनुवंशिक कूट जो था वो था फिनाइल एलाइनिन करके, तो आप उसको यू ऐसे करके कूटबद्ध करते थे। और ऐसे ध्यान रहे ऐसे करके ऐसे है ये। ठीक है, थोड़ा सा तो ये आपका हो गया, पता चला था। 57 नंबर क्वेश्चन है, विभज्योतक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता लिखिए। तो जो विभज्योतक जो कोशिकाएं होती हैं ये विभज्योतक करके बोलते हैं, मतलब विभाज्य हो जाने वाली। इस वर्ड से यही मतलब निकलता है, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, यही इनकी जो है प्रमुख विशेषता है। आगे बात करते हैं 58 नंबर है, जाइलम का कार्य लिखिए। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे 2 संवहन ऊतक जो है देखने को मिलते हैं।
यानी कि कन्वेक्शनल टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं पेड़ पौधों में। एक आपका होता है जाइलम और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ठीक है, तो दारू बोलते हैं इसको। दारू या जाइलम जो है वो जड़ तथा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों का पौधों में वितरण करता है। ये आपका जाइलम का काम होता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ एक जाइलम के निर्माण को लेकर के कि एक जाइलम बनता कैसे है, तो उसमें वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम तंतु होता है और जाइलम मृदुतक होता है। यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट अलग से क्लियर से लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछता है जाइलम क्या है, तो संवहन ऊतक है। पेड़ पौधों में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, मतलब एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक, चलिए, होप सो कि इतना चीज़ जो मैंने 58 तक बताया वो आपको समझ में आएगा। 59 में दिया हुआ है, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका करके इसका जो वैज्ञानिक नाम है। अगर मैं बात करूँ भोजन अंतर्ग्रहण को लेकर के, तो अमीबा जो है वो शरीर सतह से कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अमीबा की जो है क्या नाम है संरचना को लेकर के। ठीक है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं चीज़ों को लेकर के बात कर रहा हूँ। अभी अभी सेल को मैंने कंप्लीट किया है, जब हम पेड़ पौधों पर आएंगे तो इसके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। 60 नंबर में दिया हुआ परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। परजीवी, जी हाँ, पैरासाइट जो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे अमरबेल हो गया, बबूल है, गुड़हल है। ये क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। एक तरीके से आपके जो है ये उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं। और कुछ पेड़ पौधे भी आपके जो है वो क्या होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, जैसे अमरबेल, ये क्या है, आपका पेड़ पौधा ही तो है, लेकिन ये क्या है, एक उत्पादक उपभोक्ता है ये। ठीक है, मतलब कंज्यूमर है आपका। चलिए, परजीवी की बात हो गई, आगे बात कर लेते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं जो है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 61 में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़े। 23 जोड़े आपने ये पढ़े होंगे या फिर 46, तो 23 जोड़े हैं, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 46 आएगा। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 46 क्रोमोसोम। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो विलियम हार्वे थे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है खोज की थी, विलियम हार्वे ने। बहुत अच्छी तरीके से नाम याद रखिएगा। 63 में लिखा हुआ है आपका तरल संयोजी ऊतक के दो उदाहरण लिखिए। तरल संयोजी ऊतक के बारे में पूछा है, तो रक्त और लसिका जो है इसके दो उदाहरण हो जाएंगे। 64 नंबर सवाल है, कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग से होता है। वो आपका माइटोकांड्रिया से होता है, जिसको आप पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से भी आप माइटोकांड्रिया को जानते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने जो है सेल जब मैं पढ़ा रहा था अकेडमी पर, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने माइटोकांड्रिया को भी लेकर के बताया था विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, डायग्राम के साथ में। 65 नंबर लिखा हुआ है, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो पल्मोनरी धमनी की जो बात होती है उसमें इम्प्योर ब्लड जो है उसमें जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त जो है उसमें बहता है। तो ये चीज़ भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी धमनी की जब बात होती है तो अशुद्ध रक्त जो है उसमें प्रवाहित होता है या फ्लो करेगा। चलिए, 66 नंबर में है, मनुष्य तथा केंचुए में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जब आप मनुष्य की बात कर रहे होते हैं या आप केंचुए की बात कर रहे होते हैं, इन दोनों में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद प्रकार का रक्त संचरण जो है देखने को मिलता है जब आप बात करते हो केंचुए की या फिर मनुष्य की। 67 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन से बनने वाले रसायन का नाम लिखिए। अब एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनाक्सी श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा है कि ग्लूकोज के अनाक्सी श्वसन से जो बनने वाला रसायन है उसका जो है यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता दे रहा हूँ, C2H5OH। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH माइनस करके जिस पे चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है इस पे OH माइनस। जब मैं अम्ल और क्षार बता रहा था तो मैंने क्षार में जो है इसको बताया था, जिसको आप भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन है और इसमें जो है एथिल आपका जुड़ा हुआ है। जैसे मेथिल आपका जो है होता है CH3 करके आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, CH3। इसमें क्या है, C2H5 है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल तो CH3OH होता है, ये एथिल अल्कोहल है तो C2H5OH होगा आपका। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज के अनाक्सी श्वसन में से बनने वाले जो रसायन है वो आपके एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा कि मैंने CO2 कैसे लिखा है, C कैपिटल है, O कैपिटल है और 2 है उसके जो है नीचे। ठीक है, बेस में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको अब तक जो है समझ में आई होंगी क्वेश्चन नंबर 67 तक। 68 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। गैनोंग पोटोमीटर लिखा हुआ है, गैनोंग पोटोमीटर किस काम आता है, या सीधे सीधे आपसे बोल देगा कि आपका पोटोमीटर जो है वो किस काम आता है।
ठीक है। तो जब पोटोमीटर किस काम आता है, ये आपका जो है पोटोमीटर, इसको हम जो है ट्रांसपायरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपायरोमीटर। ये जो पोटोमीटर होता है ट्रांसपायरोमीटर भी होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने के लिए जो है पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है या ट्रांसपायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इन सभी के बारे में जो है हम साइंस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा जो है कि किस तरीके से पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अंजाम देती हैं। ठीक है, उनके आप देखेंगे तो पत्तियों से जो है जो एक तरीके से वाटर वेपर्स होती हैं वो आपको उसके ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से जल का उत्सर्जन वो करती रहती हैं, तो वहाँ पर जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलेगी। और ये जो दर होती है इसको पोटोमीटर के जो है सहायता से ज्ञात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखे यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक आपका रंध्रीय, दूसरा उपत्वचीय और तीसरा है वातरंध्रीय करके है। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों की जब बात होती है ये दिया था मुंच ने 1930 में, 1930 में। शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन कहाँ पे होता है? तो एपिडिडाइमिस करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण परिपक्वन की जो है जगह है शुक्राणुओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन करके लिखा हुआ है के लिए कौन सा हार्मोन, यहाँ पे लिखा कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये जो हार्मोन है वो उसका नाम लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 71 नंबर सवाल है कि किन्हीं 2 श्वसनांगों के नाम लिखिए। तो फेफड़ा हो गया आपका, ठीक है, और जो गलफड़े होते हैं, जो गिल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, श्वसन अंग हैं, सांस लेते हैं फेफड़ों से। चलिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो जोड़ियाँ हैं वो आपकी 3 जोड़ी है, यानी कि टोटल आपकी 6 लार ग्रंथियाँ आप बोल सकते हैं। पित्तरस की बात है यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर लिखा है पित्तरस कहाँ बनता है? तो आपका ये यकृत में बनता है, लीवर में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जब आप बात करेंगे जो है रुधिर के तरल निर्जीव भाग को क्या आपको कहते हैं? तो रुधिर का जो तरल निर्जीव भाग होता है उसको आप प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल आज के आपके 1 लाइनर में। रक्त रुधिर के शुद्धिकरण का कार्य श्वसन तंत्र के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका फेफड़ा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके जो है 1 लाइनर में क्वेश्चंस लगभग 25। नेक्स्ट वाले जो 1 लाइनर है आपके 25 उसको हम जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे आने वाले अपने कल में। और बाकी लाइव क्लास आपकी शाम को होगी, इसी विज्ञान को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, सहपाठियों, व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो भी है, सोशल मीडिया ग्रुप। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।